हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग पोइट्स एंड पैनकेक्स का अभी थर्ड पार्ट कर रहे हैं। यू सो सुबू ऑलवेज विद द बॉस, बट इन द अटेंडेंस रोल्स he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. देखो यहाँ पर बात हो रही है एक स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में। अब आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि इससे पहले हमने मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बात की थी। मेकअप डिपार्टमेंट जो कि जेमिनाई स्टूडियो में था एंड उसमें हायरार्की सिस्टम को फॉलो किया जाता था। जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट थे वो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस पर मेकअप किया करते थे। जो सेकंड सीनियर मेकअप असिस्टेंट थे वो सब्सिडरी रोल या जो सपोर्टिंग रोल वाले एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थे, उन पर मेकअप किया करते थे। थर्ड नंबर पर कौन थे? थर्ड नंबर पर थे जूनियर मेकअप आर्टिस्ट जो कि कॉमेडियंस पर मेकअप किया करते थे। इसके अलावा इस हायरार्की में सबसे लास्ट में कौन थे? सबसे लास्ट में ऑफिस बॉय था, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अशोका मित्रन ने ऑफिस बॉय के बारे में बहुत सारी बातें बताई, जिसमें हमें ये पता चला कि ये ऑफिस बॉय सुब्बू से बहुत जेलस फील करता था। ऑफिस बॉय का काम था कि क्राउड पर मेकअप करना, या जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो फिल्म में ऑर्डिनरी लोग काम कर रहे हैं, उन पर मेकअप करना। ठीक है, तो हमने जेमिनाई स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बात की। अब हम स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू भी था। सुब्बू के अलावा स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर एंड राइटर्स एंड पोइट्स भी थे। तो यहाँ ये बताया है कि वैसे तो अगर हम देखें जेमिनाई स्टूडियो में सुब्बू हमेशा अपने बॉस के साथ रहा करता था। बॉस कौन है? एसएस वासन। लेकिन सुब्बू की अटेंडेंस एक डिपार्टमेंट में लगती थी जिसका नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट। कंप्राइजिंग का मतलब होता है कंटेन। स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू के अलावा कौन कौन थे? एक लॉयर था, इसके अलावा कुछ राइटर्स एंड पोइट्स भी थे। आगे लॉयर के बारे में बताया है। द लॉयर वॉज ऑफिशियली known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. देखो यहाँ ये बताया है कि वैसे तो इस स्टोरी डिपार्टमेंट में इस लॉयर को किसकी पोजीशन मिली हुई थी? लीगल एडवाइजर की, राइट। लेकिन सभी इसको लीगल एडवाइजर कहकर नहीं बुलाते थे, तो इसके बिल्कुल अपोजिट बुलाते थे, इलीगल एडवाइजर सॉर्ट ऑफ। वाई? देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। लोगों को लगता था कि जो ये लॉयर है ना, इसके एक्शंस अच्छे नहीं हैं। आई मीन द लॉयर्स एक्शन डिड नॉट डू एनी गुड। दैट्स वाई एवरीबडी रेफर्ड हिम एज द अपोजिट टू द लीगल एडवाइजर। इसका एक रीजन भी बताया है कि लीगल एडवाइजर इसको लोग क्यों नहीं कंसिडर करते थे। तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ एक इंसिडेंट यहाँ बताया है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और इंसिडेंट ये है कि एक एक्ट्रेस की जॉब चली गई थी इस लॉयर की वजह से। तो चलिए अब देखते हैं वो यहाँ क्या बताया है। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल। एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल का मतलब है शॉर्ट टेम्पर्ड। जिस इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे हम कहते हैं या तो शॉर्ट टेम्पर्ड या एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल। शी वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट। ब्लू ओवर का मतलब होता है थ्रोइंग टेंट्रम्स वाइल एवरीवन स्टूड स्टंट। स्टंट का मतलब ऐसे एस्टोनिश्ड, एकदम से मतलब चौंक जाना। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। तो यहाँ पर एक इंसिडेंस बताया है कि एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आता था। तो एक दिन हुआ ये कि वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस जो थी उसने ना सेट पर टेंट्रम्स थ्रो करने शुरू कर दिए, और वो दो चार बातें जो है प्रोड्यूसर के बारे में बोलने लगी। तो सब ये सुनकर ना स्टन रह गए, मतलब चौंक गए। लेकिन जो ये लॉयर था, जिसको सो कॉल्ड लीगल एडवाइजर कहा गया, इसने क्या किया? इसने इस एक्ट्रेस की बात को रिकॉर्ड कर लिया बाय स्विचिंग ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। ठीक है। When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute please."
अब ये जो एक्ट्रेस थी, जब ये शाउट किए जा रही थी, बोले जा रही थी, तो बीच में इसने जो है ब्रेक लिया बोलने के बीच में, ताकि ये सांस ले थोड़ा सा, इसने ब्रेक लिया। लेकिन जैसे इसने ब्रेक लिया, लॉयर ने कहा 1 मिनट रुको प्लीज, ठीक है। एंड लॉयर प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग। अब जैसे ही वो रुकी तो लॉयर ने क्या किया, जो जितनी भी बातें उसने इसकी रिकॉर्ड की थी वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग उसने प्ले बैक कर दी, मतलब सारी रिकॉर्डिंग सबको सुना दी। There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress's tirade against the producer. Incriminating का मतलब है कि भाई ऐसा कोई सबूत जो किसी को गिल्टी फील करा दे, राइट। अनमेंशनेबली फाउल का मतलब है, अनमेंशनेबली का मतलब होता है वेरी ऑफेंसिव, फाउल का मतलब होता है थोड़ी सी रॉन्ग लैंग्वेज। टायरेड का मतलब होता है जब आप किसी को अपमानित करने के लिए, मतलब डिस्ग्रेस करने के लिए एक लंबा सा स्पीच दे दें, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो एक्ट्रेस थी ना, इसने प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, इतना भी इसने कुछ उसको डिस्ग्रेस नहीं किया था, और जो भी उसने रिकॉर्डिंग चलाई थी लॉयर ने, वो कोई ऐसा सबूत नहीं था कि एक्ट्रेसेस को उसकी जॉब से हाथ धोना पड़े, क्योंकि एक्ट्रेस ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला प्रोड्यूसर के बारे में। बट यहाँ ये बताया गया है कि देखो ये लीगल एडवाइज़र जो था, इसने कितना गलत किया। जो रिकॉर्डिंग थी वो सबके सामने सुना दी, दो ये एक्ट्रेस ने कुछ भी ऐसा रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ नहीं की, ऑफेंसिव वर्ड यूज़ नहीं किए प्रोड्यूसर के अगेंस्ट जो इसको गिल्टी फील कराए। लेकिन फिर भी क्या हुआ, सबके सामने ये जो है एक कल्प्रिट बन गई थी। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डम। स्ट्रक डम का मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज्ड, जब आप अपनी ही कही हुई बातों पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे सरप्राइज हो जाएं। लेकिन जब इसने अपनी खुद की रिकॉर्डिंग सुनी तो ये एकदम से स्ट्रक डम हो गई, मतलब इसे बहुत सरप्राइज हुआ कि इसने क्या कह दिया, दो उसमें कुछ इसने ऐसा ऑफेंसिव नहीं कहा। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, अब हमें ये पता चलता है कि ये एक्ट्रेस जो है ना, ये कंट्री साइड से थी। कंट्री साइड का मतलब है गांव से। She had not gone through all the stages of worldly experience. अब यहाँ ये बताया है कि सिंस ये एक्ट्रेस जो थी ये गांव से थी, तो उसने कुछ ऐसा अभी तक वर्ल्डली एक्सपीरियंस नहीं किया था, मतलब उसका कुछ ज़्यादा ऐसा एक्सपोजर मिला नहीं उसको लाइफ का, that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. तो यहाँ ये बताया है कि ये जो एक्ट्रेस थी ये थोड़ी सी गांव से थी, इसको ना ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं मिला था लाइफ का, वर्ल्डली एक्सपीरियंस का कि देश दुनिया में क्या होता है, जिससे इसने ना तो कभी ऐसा सोफिस्टिकेशन लेवल सीखा, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं सिंस शी डिड नॉट गेट द एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्डली एक्सपीरियंस, वहीं पर इसकी थोड़ी सी जो है ये लैक कर गई, ठीक है। She never quite recovered from the terror she felt that day. और उस रिकॉर्डिंग के बाद ये अपने जो एक फियर होता है ना अंदर से कि उसने कुछ गलत कर दिया, ऐसा फियर, सो शी कुड नेवर एवर ओवरकम द फियर्स शी वॉज हैविंग, राइट। That was the end of the brief and brilliant acting career the legal advisor, who was also the member of story department, had unwittingly मतलब होता है unintentionally brought about the sad end. तो यहाँ ये बताया है कि स्टोरी डिपार्टमेंट में जो ये एक लीगल एडवाइज़र था, इसने ना अनइंटेंशनली वो रिकॉर्डिंग प्ले की थी। इसका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि ये जॉब छोड़ कर चली जाए, बट हुआ ये एट द एंड कि वो अपने फियर से, टेरर ऑफ फियर मतलब अपने डर से वो कभी बाहर नहीं आ पाई, ओवरकम नहीं कर पाई, एंड उसके बाद उसके करियर का एंड हो गया। दो उसका करियर काफ़ी छोटा था, ब्रीफ था, बट वेरी ब्रिलियंट था। तो यहाँ हमें ये बता रहे हैं अशोका मित्रन कि लोगों को ये लगता था कि ये एक्ट्रेस जो है वो
इस लीगल एडवाइज़र की वजह से जॉब छोड़ के गई, उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा सिर्फ इस इंसान की वजह से जो कि एक लीगल एडवाइज़र के तौर पर जाना जाता है. दैट्स वाई people used to say that his action did not do any good and he was being referred opposite to the legal advisor. While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti, and with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants, a tie, and sometimes coat that looked like a coat of mail. तो यहाँ बताया है कि लीगल एडवाइज़र को छोड़ के स्टोरी डिपार्टमेंट में जितने भी मेंबर थे वो एक तरीके की यूनिफॉर्म पहना करते थे. उनकी यूनिफॉर्म कैसी होती थी? उनकी यूनिफॉर्म थी खादी धोती. खादी धोती के ऊपर वो वाइट खादी शर्ट पहना करते थे और ये शर्ट काफ़ी ओवरसाइज्ड, एकदम लूज एंड क्लम्सली टेलर्ड का मतलब है पुअर तरीके से जो स्टिच्ड हुई वाइट खादी शर्ट थी वो पहना करते थे. अगर हम लीगल एडवाइज़र की बात करें तो लीगल एडवाइज़र का क्या ड्रेसिंग था? वो हमेशा पैंट्स पहना करता था, एक टाई लगाया करता था एंड शर्ट के ऊपर फिर वो कोट पहना करता था समटाइम्स. लेकिन जब भी वो कोट पहनता था वो कोट ऐसा लगता था जैसे इट इज़ अ कोट ऑफ मेल, मतलब वो आर्मर की तरह लगता था. कोट जो है उसका आर्मर की तरह, एक कवच की तरह लगता था एंड इट वॉज डेकोरेटेड ऑल्सो. Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamer. So actually crowd of dreamer का मतलब ये है कि देखो लोग जब भी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो एक सपनों की दुनिया में रहते हैं. तो इतने सपनों की दुनिया में रहने वाले लोगों के बीच में ये लीगल एडवाइज़र एक ऐसा मैन था जो कि कोल्ड लॉजिक था. कोल्ड लॉजिक का मतलब ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल और इसीलिए ये कभी कभी अपने आप में ये देखता था कि ये थोड़ा सा अलोन है एंड ये क्राउड के बीच में मिक्सअप नहीं हो पाता था एंड ये काफ़ी अलोन एंड हेल्पलेस लगता था. अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधी हाइट्स एंड खादी हाइट्स. गांधी हाइट्स का मतलब दोज हु बिलीव इन गांधी जी एंड खादी हाइट्स दोज हु वियर खादी क्लोथ्स. तो यहाँ बताया है कि लीगल एडवाइज़र को छोड़कर जितने भी लोग थे वो गांधी को फॉलो करते थे एंड वो खादी कपड़े पहना करते थे. वेयर एज अगर हम लीगल एडवाइज़र की बात करें तो ये पैंट, टाई एंड कोट पहना करते थे, राइट. तो इसीलिए यहाँ ये बताया है कि ये जो लीगल एडवाइज़र था ये एक कोल्ड लॉजिक पर्सन था, काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज ये रखता था और काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान था. तो इसीलिए ये इस एक ऐसी क्राउड में, जो क्राउड एक ड्रीमर्स की क्राउड थी, एक सपनों की दुनिया में जो रहते थे, वो लोग जो गांधी को फॉलो किया करते थे, खादी पहना करते थे, इन लोगों के बीच में हमेशा लीगल एडवाइज़र अलोन एंड हेल्पलेस फील करता था. लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म. सो बहुत लोगों की तरह जैसे बहुत सारे लोग थे ना जो बॉस के साथ क्लोज में थे, तो उसी तरीके से ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म. ये लीगल एडवाइज़र भी बॉस के काफ़ी क्लोज था और इसको भी बॉस ने, एस.एस. वासन ने अलाउ किया हुआ था कि ये फिल्म को प्रोड्यूस कर सकता है. Though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. तो हुआ ये कि इस लीगल एडवाइज़र ने एक फिल्म बनाई जिसमें कि काफ़ी रॉ स्टॉक लगा था, जैसे काफ़ी सारी ड्रेसेस एंड अदर स्टफ जो भी मूवीज़ में लगता है, इक्विपमेंट्स एंड ऑल. एंड पैनकेक का मतलब है बहुत सारा मेकअप भी यूज़ किया गया था मूवी में, बट वो मूवी काफ़ी चली नहीं, राइट, वो मूवी चली नहीं. तो यहाँ पर रॉ स्टॉक एंड पैनकेक का मतलब ये भी है कि काफ़ी पैसा लगा उस मूवी में एंड काफ़ी एफर्ट्स भी लगे थे, बट इसके बावजूद वो मूवी चली नहीं. देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट. तो हुआ एक दिन कि एस.एस. वासन ने जेमिनी स्टूडियो में जो स्टोरी डिपार्टमेंट था इसको बंद कर दिया. एंड परहैप्स दिस वॉज द ओनली इंस्टेंस दैट इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम. तो एक
ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखा गया कि एक लॉयर ने अपनी जॉब लूज कर दी थी, उसकी जॉब लॉस्ट हो गई थी। वाई? बिकॉज जो भी जेमिनाई स्टूडियो में पोइट्स थे या स्टोरी डिपार्टमेंट में जो पोइट्स थे, उनको कहा कि तुम लोग अब घर जाओ। क्यों? क्योंकि मूवी अच्छी चली नहीं। देखो, मूवी अच्छी ना चलने का एक रीज़न ये भी होता है कि शायद कहानी अच्छी नहीं बनी होगी, राइट? कहानी अच्छी नहीं लिखी, तो इसीलिए पोइट्स को कहा कि आप लोग घर जाएं। जब पोइट्स ही नहीं थे तो वहाँ लॉयर का क्या काम था? तो इसलिए लॉयर ने भी अपनी जॉब यहाँ खो दी थी। जेमिनाई स्टूडियोज वॉज द फेवरेट हॉन्ट। फेवरेट हॉन्ट मतलब फ्रीक्वेंटली विजिट, कहीं पर बार बार आना जाना है, उसे कहते हैं फेवरेट हॉन्ट। सो जेमिनाई स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ द पोइट्स लाइक एस.डी.एस. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। सो ये जो एस.डी.एस. योगियार थे, ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे, नेशनल पोइट भी थे। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ये एक पोइट एंड प्ले राइट थे। तो यहाँ ये बताया कि जेमिनाई स्टूडियो में काफ़ी सारे जो पोइट्स थे वो आते रहते थे, जैसे कि एस.डी.एस. योगियार हो गए, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night। तो यहाँ ये बताया गया कि जेमिनाई स्टूडियो में बहुत अच्छी कॉफ़ी मिला करती थी दिन भर, लेकिन मोस्टली रात में तो हमेशा कॉफ़ी अवेलेबल होती ही थी। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment। फिर यहाँ ये बताया गया है कि जो कांग्रेस थी, देखो उस टाइम पर कांग्रेस ही नेशन पर रूल कर रहे थे, तो कांग्रेस रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे, लोगों को फॉलो करने पड़ते थे। तो कांग्रेस ने एक रूल बनाया था प्रोहिबिशन का। प्रोहिबिशन का मतलब है कि कोई भी अल्कोहल नहीं पिएगा, लिकर नहीं कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए लोग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी मीटिंग किया करते थे। मतलब प्रोहिबिशन था किस चीज़ का? अल्कोहल का, शराब दारू नहीं पीनी थी, तो इसलिए लोग कॉफ़ी पिया करते थे साथ में बैठकर। तो अशोका मित्रन ये बताते हैं कि कॉफ़ी पीना रादर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता था और ये बहुत अच्छा एक एंटरटेनमेंट भी होता था। Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry। Barring means except, मतलब छोड़कर। प्रीरेक्विजिट मीनिंग नेसेसिटी, जो बहुत ही ज़रूरी हो। तो यहाँ ये बताया है कि जेमिनाई स्टूडियो में ऑफिस बॉय एंड क्लर्क को छोड़कर, बारिंग मतलब छोड़कर, तो ऑफिस बॉय एंड क्लर्क को छोड़कर जितने भी लोग थे उनको रेडिएटेड लेजर, मतलब उनको इतना टाइम मिल जाता था कि वो थोड़ी देर बैठकर एंजॉय कर लिया करते थे। एंड दैट वाज प्री-रेक्विजिट फॉर पोइट्री ऑल्सो, क्योंकि पोइट्री लिखने के लिए आपको स्ट्रेस फ्री तो होना चाहिए ही। तो इसीलिए यहाँ बताया है कि ऑफिस बॉय एंड क्लर्क का काम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा था कि वो ऑल द टाइम बिजी रहते थे। लेकिन अगर हम एवरीवन एल्स की बात करें, इन लोगों को छोड़कर अगर हम औरों की बात करें, तो उनका काम थोड़ा सा इजी गोइंग था। और पोइट्री लिखने वालों के लिए तो कम से कम ये बहुत ज़रूरी था कि उनको थोड़ा खाली टाइम मिले ताकि वो सोच समझकर पोइट्री लिखें और उन पर स्ट्रेस ना हो। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी। सो जेमिनाई स्टूडियो में बहुत सारे लोग जो है वो क्या पहनते थे? खादी पहनते थे एंड गांधी जी को वर्शिप करते थे। वर्शिप करने का मतलब है गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। बट बियॉन्ड दैट दे डिड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। अब यहाँ ये बताया है कि भाई ये जो लोग थे गांधी को फॉलो करते थे, भले ही खादी कपड़े पहना करते थे, बट उनको पॉलिटिकल की तरफ या पॉलिटिक्स की तरफ इतना कुछ ऐसा नॉलेज नहीं था जो बहुत डीप नॉलेज हो। सो दे वर हैविंग द फेंटेस्ट अप्रिशिएशन। फेंटेस्ट अप्रिशिएशन का मतलब होता है जब आपको पॉलिटिकल थॉट्स अनक्लियर हों। तो इन लोगों को इतना पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता था। इट वॉज जस्ट दैट कि इनको गांधी जी के बारे में पता था और ये गांधी जी को फॉलो किया करते थे। एंड दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। एवर्स मतलब हेट, और ये सब लोग कम्युनिज्म को हेट किया करते थे। तो यहाँ ये समझ में आता है कि ये गांधी जी को फॉलो करते थे एंड
कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को हेट किया करते थे। इसके अलावा इनका ऐसा कोई पॉलिटिकल थॉट में डीप नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट दे वर हैविंग द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन, फेंटेस्ट मतलब अनक्लियर, सो दे वर हैविंग द अनक्लियर नॉलेज और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉलिटिकल थॉट्स। सो इन सभी लोगों को ये लगता था कि जो कम्युनिज्म है ये गलत है। वो गलत क्यों लगता था उसका भी एक रीज़न दिया है। अब यहाँ ये भी बताया गया है कि ये कम्युनिज्म के बारे में क्या सोचते थे। देखो, कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग थे उनको कहते हैं कम्युनिस्ट। तो इनका ये मानना था अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फीलियल और कॉन्जुगल लव। कि जो कम्युनिस्ट है वो एक गॉडलेस मैन है, मतलब वो एक डेविल पर्सन है, वो भगवान का बंदा नहीं है। एंड वो ना तो फीलियल लव रखता है ना कॉन्जुगल लव रखता है। फीलियल मतलब अपने भाई बहन से प्यार जो होता है, अपने फैमिली से जो प्यार होता है, फीलियल कहते हैं। कॉन्जुगल लव का मतलब होता है जो एक स्पाउस के साथ होता है। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। कंपंक्शन का मतलब होता है गिल्ट। ये भी बताया गया है कि जो कम्युनिस्ट है ना वो एक ऐसा बंदा होता है, वो जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं वो ऐसे लोग हैं उनको अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को मारने में गिल्ट भी नहीं होगा। उनका बस एक ही काम होता है। क्या काम होता है? दे आर देयर टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंगस्ट इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। तो जो कम्युनिस्ट है उनका काम क्या होता है कि जो इग्नोरेंट लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनके बीच में अनरेस्ट पैदा करना, वायलेंस पैदा करना, यही इनका काम होता है। सो सच नोशंस which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Evidence of it was soon forthcoming. फिर आगे यहाँ बताया कि पूरे साउथ इंडिया में यही थॉट्स थे लोगों के कि कम्युनिस्ट जो है वो डेविल पर्सन है, ना उसको अपनी फैमिली से प्यार है, ना उसको अपनी वाइफ से प्यार होता है। वो अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को मारने में एक बार भी नहीं सोचेगा। बस उसका एक ही काम होता है कि हमेशा अनरेस्ट एंड वॉयलेंस फैलाया जाए। सो ये सब थॉट्स किसके थे? खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनाई स्टूडियो। जेमिनाई स्टूडियो में वो पोइट्स जो खादी कपड़े पहना करते थे और गांधी जी को फॉलो करते थे, ऐसे विचार इन्हीं लोगों के थे, क्योंकि ये गांधीयन थे, गांधी जी को फॉलो करते थे और कम्युनिज्म को हेट किया करते थे। अब इसका सबूत जो है वो आगे बताया भी हुआ है। When Frank Buckman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. यहाँ फ्रैंक बकमैन के बारे में बात हुई है। फ्रैंक बकमैन जो एक मिनिस्टर थे, इनकी एक आर्मी थी, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, और इस आर्मी का मेन कोज क्या था, इसका एक मेन एम क्या था? ये चाहते थे कि लोगों को मोरली अवेक किया जाए। ठीक है, लोगों को मोरली अवेक किया जाए। अब ये जो फ्रैंक बकमैन थे, इन्होंने आना था यहाँ पर इंडिया में। तो जब ये इंडिया में आए तो इनको लगा कि जेमिनाई स्टूडियो से अच्छा इनका कोई वार्मर होस्ट हो नहीं सकता, मतलब जेमिनाई स्टूडियो से अच्छा इनकी कोई स्वागत कर नहीं सकता। तो इसलिए जेमिनाई स्टूडियोज में आए थे। एंड देयर वाज वन रीज़न बिहाइंड दैट। जेमिनाई स्टूडियोज़ के लोग जो थे वो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन रखते थे, दो इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, डीप नॉलेज नहीं थी, राइट। तो ये जो फ्रैंक बकमैन अपनी आर्मी के साथ आए थे, तो इसमें लगभग 200 लोग थे जो मद्रास में आए 1952 में। Someone called the group an international circus। तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि ये जो ग्रुप है ना मोरल रीआर्मामेंट आर्मी का, इसको ये कहा जाता था कि ये इंटरनेशनल सर्कस करते हैं। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज। ट्रेपीज का मतलब होता है एरोबिक्स। तो ये जो आर्मी थी ये एरोबिक्स करने में कोई खास अच्छे नहीं थे। देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वॉज ओनली एट डिनर टेबल। और ये एनिमल से कब मिलते थे? अपनी डिनर टेबल पर। तो इससे हमें ये पता चलता है दे ऑल वर नॉन वेज,
बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। और ये जो बकमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी जिसमें लगभग 200 लोग थे, इन्होंने 2 प्लेज परफॉर्म किए थे, 2 प्लेज प्रेजेंट किए थे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। और वो कौन कौन से थे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो है एक तो जोथम वैली एंड दूसरा है द फॉरगॉटन फैक्टर। एंड यही दोनों जो प्लेस थे, जोथम वैली, फॉरगॉटन फैक्टर, ये मद्रास में लगातार चलते रहे अलोंग विद अदर सिटीजन ऑफ द सिटी एंड द जेमिनाई फैमिली ऑफ 600 सो द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। और मद्रास में बहुत सारे लोग, जो मद्रास के लोग थे, जो वहाँ के सिटीजन्स थे, एंड जेमिनाई स्टूडियो में जो 600 लोग थे, उन्होंने इन दोनों प्ले को बार बार बहुत बार देखा। The message of the plays were usually plain and simple homilies। और इन दोनों प्लेज का जो मैसेज था वो कैसा था, एकदम प्लेन, एकदम सिंपल सा। एंड होमिलीज का मतलब है रिलीजियस मैसेज, एक रिलीजियस मैसेज था। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम व फर्स्ट रेट। और ये भी बताया है कि जोथम वैली, द फॉरगॉटन फैक्टर, इनमें जितने भी ये आर्मी के लोग थे, इन्होंने जो भी कॉस्ट्यूम पहने थे वो क्या थे, वो बेसिकली दे वर वियरिंग द फर्स्ट रेट कॉस्ट्यूम्स। एंड जो सेट था वो भी बहुत ही अमेजिंग था। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunsets in the manor Jotham Valley with a bare stage and a white background curtain, a tune played on the flute। यहाँ ये बताया गया है कि जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, ये दोनों प्लेज जब मोरल रीआर्मामेंट आर्मी ने परफॉर्म किए थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे मैसेज दिए थे और सिंपल एडवाइस दी थी लोगों को। और इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि भाई पीस प्रिवेल होना चाहिए एंड दे वर अगेंस्ट कम्युनिज्म। सो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी ने जब 2 प्लेज परफॉर्म किए थे, उन दोनों प्लेज में सनराइज एंड सनसेट दिखाया गया था। और इन दोनों प्लेस से मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। और तमिल प्लेस में तो क्या हुआ कि हर एक प्ले में ये सीन तो रखा ही जाता था सनराइज का एंड सनसेट का, जैसे कि जोथम वैली में किया गया था। और ये सीन कैसे दिखाया जाता था सनराइज एंड सनसेट का, एक बेयर स्टेज होता था, मतलब एक खाली स्टेज, अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, और पीछे एक वाइट कलर का कर्टेन लगा दिया जाता था बैकग्राउंड में, और एक ट्यून प्ले होती थी फ्लूट पर। इस तरीके से सनराइज एंड सनसेट का सीन दिखाया जाता था। कौन से प्लेज में? तमिल प्लेज में। और इंस्पिरेशन इनको कहाँ से मिली? जोथम वैली से। It was some years later that I learned that MRA was a kind of counter movement to international communism। हमारे जो ऑथर हैं अशोका मित्र, इनको काफ़ी टाइम के बाद पता चला था कि जो MRA हैं, मतलब जो ये मोरल रीआर्मामेंट ग्रुप है, एक्चुअली ये है इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट। इंटरनेशनल कम्युनिज्म का मतलब क्या है कि ये लोग जो हैं वो गॉडलेस मैन थे, एंड और भी बहुत सारे इनके बारे में बातें बोली गई थी। और ऐसा थिंकिंग थी लोगों की कि ये अपने पेरेंट्स को भी मार देंगे, अपने चिल्ड्रन को भी मार देंगे। इनको सिर्फ एक ही इनका एम होता है कि पूरे वर्ल्ड में अशांति फैले, अनरेस्ट एंड वॉयलेंस हो, राइट। लेकिन जो ये मोरल रीआर्मामेंट ग्रुप थे, ये अलग अलग जगह पर जाकर प्लेज परफॉर्म किया करते थे, और इनका मेन एम ये था कि जो कम्युनिज्म है ये गलत है, तो ये इसके अगेंस्ट में रिएक्शन दिया करते थे। MRA एक रिएक्शन दिया करते थे कम्युनिज्म के अगेंस्ट में, मतलब ये अपने प्लेज के थ्रू दिखाया करते थे कि कम्युनिज्म गलत है। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। अब यहाँ ये बताया कि जो बिग बॉस थे, जैसे कि मद्रास के हो गए या जेमिनाई स्टूडियो के बिग बॉसेस हो गए, फॉर एग्जांपल मिस्टर वासन, ये जो हैं सिंपली हेल्प किया करते थे MRA की बिना जाने पहचाने। सो यहाँ बिना जाने पहचाने का मतलब ये है कि मिस्टर वासन नोइंगली अननोइंगली ही वॉज सपोर्टिंग MRA। आई एम नॉट श्योर हाउएवर
that this was indeed the case for the unchangeable aspect of these big bosses and their enterprises remained the same. MRA, no MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म, नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म. फिर अशोका मित्रन ये कह रहे हैं कि MRA हो ना हो या फिर इंटरनेशनल कम्युनिज्म फैला हो या ना फैला हो, इनको इससे कोई मतलब नहीं था. जितने भी बॉसेस होते थे उनकी एंटरप्राइजेस, उनकी कंपनी पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता था, कोई ऐसा अफेक्ट नहीं पड़ता था. ये मतलब दे यूज टू वर्क, दे यूज टू run as the similar way previously. The staff of Gemini Studio had a nice hosting 200 people of hues and sizes of at least 20 nationalities. फिर यहाँ ये भी बताया गया है कि जेमिनाई स्टूडियो के जो स्टाफ थे उन्होंने बहुत अच्छी होस्टिंग की थी MRA ग्रुप की. MRA ग्रुप में कम से कम 200 लोग थे जो अलग अलग ह्यूज़ मतलब अलग अलग कलर के थे एंड अलग अलग उनके फिजिकल साइजेस थे एंड ये कम से कम डिफरेंट 20 कंट्रीज से आए थे. सो इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ द क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट. तो ये जो टाइम था जब MRA ने विजिट किया था जेमिनाई स्टूडियो में, ये टाइम काफ़ी अलग था यूजुअल डेज से. यूजुअली डेज में क्या होता था, जो क्राउड प्लेयर्स थे उन पर मेकअप लगाया जाता था और मेकअप कौन लगाते थे, ऑफिस बॉय. सो ये यहाँ बताया गया है कि यूजुअल डेज में तो होता ये था कि क्राउड प्लेयर्स पर ऑफिस बॉय मेकअप लगाता रहता था, बट दैट डे व्हेन दे हॉस्टेड these 200 people from different 20 countries, so वो एकदम यूजुअल डे से हटकर कुछ अलग दिन था. अब हम रेस्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. थैंक यू.